के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में। पुनर्मूल्यांकन क्या होता है ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पुनर्मूल्यांकन किसे कहते हैं। यह प्रश्न प्रतिवर्ष 12वीं में पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और यहाँ से ये आपको 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। इसलिए पुनर्मूल्यांकन किसे कहते हैं इसे हम डिटेल से बताएंगे, इसका प्रारूप कैसा है वह भी आज समझाएंगे। पुनर्मूल्यांकन साझेदारों के मध्य में जब जो समझौते होते हैं, उस समझौते में कोई भी ठहराव में परिवर्तन किया जाता है तो उस समय संपत्ति या दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है। इस कमी और वृद्धि का लेखा भी किया जाएगा। अर्थात जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है या दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है तो इससे फर्म को हानि होती है, और इसी प्रकार संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है या दायित्व में कमी होती है, इससे फर्म को लाभ होता है। इस कमी या वृद्धि का लेखा करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहा जाता है, या इसे लाभ हानि समायोजन खाते के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है इसे कि संपत्ति के मूल्य में कमी या दायित्व के मूल्य में वृद्धि से फर्म को हानि होती है, क्योंकि जब संपत्ति कम होगी या दायित्व जो है आपके वो बढ़ेंगे, इससे हानि होगी और हानि को डेबिट किया जाता है। इसी प्रकार संपत्ति में वृद्धि होगी अर्थात आपकी संपत्ति बढ़ेगी, या फिर दायित्व में कमी होगी अर्थात जो किसी व्यक्ति को बाहर वाले व्यक्ति का कर्ज है वो यदि आपका कम होता है तो आपको इससे लाभ होगा, और लाभ हमेशा क्रेडिट होता है। और इस लाभ या हानि के लिए जो हम खाता बनाते हैं उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। इससे पहले हमने लाभ हानि नियोजन खाते की बात की थी, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। हम आपको बताएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, और अभी हमने आपको समझाया है, और पुनर्मूल्यांकन खाते के प्रारूप की हम बात करने वाले हैं। और पुनर्मूल्यांकन खाता जो है यह एक नाम मात्र का खाता होता है, क्योंकि इस खाते के 2 पक्ष होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको समझाया था। जिस खाते में लाभ या हानि निकाला जाता है अर्थात शेष लाभ या हानि के रूप में हमें प्राप्त होता है, वह खाता जो है वह अवास्तविक खाते की श्रेणी में आता है, और इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता भी एक नाम मात्र का खाता है। इसके डेबिट पक्ष में हम विवरण लिख देंगे और विवरण लिखकर इसकी राशि लिख देंगे। इसी प्रकार क्रेडिट जो पक्ष है इसमें भी विवरण लिख देंगे, और यहाँ पर जो क्रेडिट पक्ष में राशि का कॉलम हो जाएगा अर्थात कितनी राशि क्रेडिट हुई या डेबिट हुई, इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता में हमने आपको समझाया था कि फर्म में जो संपत्तियाँ होती है और संपत्ति में जो कमी होती है, अर्थात हम पहला जो पॉइंट है डेबिट में यहाँ लिख सकते हैं कि संपत्ति जो है तो संपत्ति में कमी होगी तो हमको हानि होगी, और हानि होगी इसलिए इसे डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। और इसी में हमने आपको बताया था कि संपत्ति में वृद्धि होगी अर्थात हमको फ़ायदा होगा, वृद्धि होगी यानी फ़ायदा होगा, तो इससे हमें लाभ होगा, इसीलिए संपत्ति में वृद्धि जो है इस वृद्धि को हम क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं इसके प्रारूप में। इसी प्रकार आप देखिए यदि हम जो दायित्व है, हमारे जो दायित्व होंगे वो बढ़ जाएंगे, अर्थात जो दूसरे लोगों को पैसे देना है तो वो बढ़ जाएंगे। दायित्व में वृद्धि यदि हमारी हो जाती है तो वृद्धि होने से फर्म को हानि हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर जो डेबिट है वो हानि है। और हानि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं पुनर्मूल्यांकन जो खाता है ये नाम मात्र का खाता होता है, और नाम मात्र का जो खाता होता है इस खाते का नियम जो है कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए और समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए। और यहाँ पर देखिए कमी जो हो रही है दायित्व में कम होना अर्थात हमको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए इसे क्रेडिट में लिख देंगे, और इसलिए क्रेडिट को हम लाभ के रूप में भी यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं। तो यहाँ से सीधा हमें समझ आया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता में सिर्फ संपत्ति और दायित्वों की ही हम यहाँ पे बात करते हैं। इसी प्रकार यदि संचय नाम का एक बनाया जाता है व्यवसाय में, संचय क्या है वो भी आप समझते हैं।
तो संचय भी एक दायित्व है और संचय में यदि वृद्धि हो जाएगी तो इस वृद्धि को भी हम डेबिट पक्ष की ओर लिखेंगे। इसलिए क्योंकि यह हम इससे संचय अर्थात लाभों का एक भाग है और लाभों का जो भाग है उसमें यदि वृद्धि हो रही है तो हमें हानि हो जाएगी। और इसी प्रकार संचय जो है, इस संचय में कमी हो जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लाभ का भाग है वो कम कर दिया गया है। लाभ है, लाभों का ही एक भाग होता है संचय, और संचय में यदि वृद्धि होगी तो हमें हानि होगी, क्योंकि हम लाभ का ही भाग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार संचय में कमी होगी तो लाभ हो जाए, क्योंकि हमने संचय कम कर दिया है। यदि हमें हमारे व्यवसाय में कुछ ऐसी दायित्व होते हैं जिन्हें छूट जाते हैं तो उन्हें हम छूटे हुए दायित्व कहते हैं। और इन दायित्वों को यदि मिलते हमें तो यह हमारे लिए कुल मिला के हानि है, क्योंकि अब उन लोगों को हमें भुगतान करना होगा, इसीलिए ये हमारे लिए हानि होगी। और यदि कोई संपत्ति है जो छूट गई है, छूटी हुई संपत्ति की बात करते हम, वह यदि हमें मिलती है हम व्यवसाय में तो वह हमारे लिए फ़ायदा होगी, लाभ होगी, तो उसे हम क्रेडिट पक्ष की ओर लिख देंगे। इस प्रकार हमने देखिए इस विवरण तैयार किया है, और विवरण में आप देखिए दो बातें लिखी हुई है। डेबिट में संपत्ति में कमी, दायित्व में वृद्धि, संचय में वृद्धि, छूटे हुए दायित्व। इसी प्रकार संचय में संपत्ति में वृद्धि, दायित्व में कमी, संचय में कमी, छूटी हुई संपत्ति। अब इसके लिए इसे हम एक लाइन से बंद कर देते हैं, अर्थात एक खाता बंद किया जाएगा, और यहाँ पर दो लाइनों से इसे हम बंद कर देते हैं दोनों तरफ। और जिस तरफ का योग अधिक होगा उसे दूसरे तरफ जो कम होगा वैसे शेष निकाल लेंगे, और शेष निकालेंगे तो जो शेष निकलेगा, तो यदि हम डेबिट पक्ष का शेष निकलेगा तो इसे हम लाभ कहते हैं। और क्योंकि यह लाभ अधिक होगा इसलिए डेबिट पक्ष में निकल के आएगा, और यदि हानि होगी अर्थात हानि व्यय पक्ष बड़ा होगा तो यह हानि निकल के आएगी। इस प्रकार डेबिट और क्रेडिट के रूप में हम इसे लाभ या हानि के रूप में लिख देंगे। और जो भी साझेदार होंगे एक्स वाई, तो इनमें हम उनके जो संलेख में लिखा हुआ अनुपात है या फिर उनका जो भी अनुपात हो या पूंजी का अनुपात हो उसमें हम उन्हें विभाजित कर देते हैं, उसमें हम लिख देते हैं। इस प्रकार एक हम खाता यहाँ तैयार कर लिया है हमने। इसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाते के नाम से भी जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।